की क्लास में हम लोग जो ITI फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार उसको देखने वाले हैं क्या होते हैं। ट्रेड औजार तो जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो औजार यूज होते हैं उन्हीं के बारे में हमको इसमें जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड औजार का यूज होता है। जैसे कि सबसे जरूरी यदि हम बात करें आपका प्लायर हो गया, टेस्टर हो गया, टेस्टिंग लैंप हो गया, नोज प्लायर हो गया, वायर स्ट्राइपर हो गया, हैमर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो ये आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की क्या होते हैं, मेन औजार होते हैं। और भी होते हैं साथ में। और जो दूसरा शब्द है मानक एवं मानकीकरण। मानक क्या होता है, किसी भी वस्तु मात्रा को मापने के लिए जो हम यूनिट तय करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम मानक बोलते हैं। और इस चैप्टर में कुछ यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ मुख्य यूनिट होती हैं, कुछ संपूरक यूनिट होती हैं और कुछ व्युत्पन्न यूनिट होती हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमारा दूसरा शब्द है मानकीकरण, उसका मतलब यह होता है कि जो विभिन्न मानक को तय करने वाली विधियां या संस्थाएं होती हैं हम उनके बारे में मानकीकरण में देखते हैं। आपने कुछ संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे कि एक ISI संस्था पहले होती थी जिसका फुल फॉर्म होता था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। वह क्या करती थी कि जो हमारे इलेक्ट्रीशियन में जो औजार या जो वस्तुएं यूज होती थी उनके बारे में वह जानकारी देती थी या मात्रक तय करती थी कि यदि आपको बल्ब के लिए कौन से mm का वायर लगाना है, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। और इसके साथ ही साथ जो चीज आप खरीदते थे वह उसकी गुणवत्ता फिक्स करती थी। यदि किसी चीज पर ISI का मार्का होता था तो आप यह मान के चलते थे कि इस जो वस्तु है इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसको मतलब हम यूज कर सकते हैं। और फिर उसका नाम बदल के बाद में हम लोग ने ISI से क्या कर दिया, वही BIS, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो एक ISI था वो एक पाकिस्तान की एक क्रिमिनल एजेंसी है, तो उसके लिए उसका फिर नाम बदल के क्या कर दिया, BIS कर दिया। और एजेंसी नहीं, एक संगठन है, तो फिर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, BIS कर दिया, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं पर। तो ये क्या करता है, हमारे भारत में जो चीजें उपयोग होती हैं इलेक्ट्रिकल में उसके लिए मानक तय करता है और उसके माप तय करता है। तो समझ में आया क्या होता है मानक और मानकीकरण। मानक होता है किसी भी चीज को मापने के लिए जो यूनिट तय की जाती है उसको हम मानक बोलते हैं। और जिन विधियों के द्वारा या जिन संस्थाओं के द्वारा यह यूनिट तय की जाती है उसको क्या बोला जाता है, मानकीकरण बोला जाता है। आपके जो एग्जाम में अभी तक सबसे जो ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन यह होता है कि वह जो हमारी यूनिट होती है, मूल इकाइयां होती हैं या संपूरक इकाइयां होती हैं या व्युत्पन्न इकाइयां होती हैं, उनका वो SI मात्रक पूछते हैं। कौन सा मात्रक पूछते हैं, SI मात्रक, SI मात्रक। और इसमें आपको ध्यान रखना है जो SI होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं पढ़ना है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि SI लिखा रहता है, लेकिन इसका विपरीत होता है, इसका होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वह मानक जो पूरे विश्व द्वारा मान्य होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोला जाता है। कुछ ऐसी यूनिट हैं जो पूरे विश्व में मान्य होती हैं, कुछ मुख्य यूनिट हैं, कुछ संपूरक यूनिट हैं और कुछ व्युत्पन्न यूनिट हैं। तो हम उनको क्या है यहाँ पर देखने वाले हैं। यदि हम मुख्य यूनिट की बात करें, ठीक, जो आपकी मुख्य यूनिट होती है वह कितनी होती है, 7 होती है। यदि हम संपूरक की बात करें या पूरक भी बोल सकते हैं जिसको आप लोग, ठीक, संपूरक या पूरक यह कितनी होती है, 2 होती है।
और व्युत्पन्न की यदि हम बात करें, यदि हम व्युत्पन्न की बात करें तो यह कितनी होती है, 15 होती है। तो इनके बारे में हमें देखना है। हाँ, इसमें आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्जांपल दें, यदि आपसे कोई पूछता है कि अपन इलेक्ट्रिकल का देख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल यूनिट यहाँ सबसे पहले देखते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि करंट की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या बताओगे, एम्पियर है। और उसको किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। किसको, एम्पियर को। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है, तो आप बताओगे कि जब 1 सेकंड में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह से प्रवाहित हो जाते हैं या किसी भी चालक में प्रवाहित हो जाते हैं, तो वहां पर आप मानेंगे कि वहां पर 1 एम्पियर धारा का प्रवाह हो चुका है। आई बात समझ में। कभी कभी मात्र वो एग्जाम में यह भी पूछ लेते हैं 1 एम्पियर का मान कितना है, तो यहाँ आपको 6.24 की जगह तो 5 भी मिल सकता है, तो 6 भी मिल जाएगा, तो 8 भी मिल जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ देखना है कि 10 के ऊपर कितने का ये घात लगी है। ठीक, तो ये 18 की घात होती है। तो समझ में आया है। ठीक, यदि आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर का मान कितना होता है या 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। ठीक, दूसरा, यदि कोई पूछता है कि करंट की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप बताओगे एम्पियर, और उसको किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल ए से। अब इसके बाद हम जो मुख्य यूनिट हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारी मुख्य यूनिट है वो कितनी है, 7 है। और इन मुख्य यूनिट, यह यूनिट सभी विश्व में मान्य होती, मतलब सभी विश्व में सभी देशों में मान्य होती है। लगभग बोले अधिकतर देशों में यह यूनिट प्रचलित होती है। अब इसको इसकी भी 3 विधियां होती है, MKS, CGS, FPS, वो अपन बाद में देखेंगे। आप जब मैथ्स में देखोगे तब उनको देखोगे। हम मुख्य यूनिट की बात करें तो जो हमारी पहली यूनिट है वह क्या है, पहली यूनिट लंबाई। पहली है लंबाई। क्या है, लंबाई। ठीक, लंबाई को आप लोग जानते हैं किस में मापते हैं, हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक, और इसको दर्शाने की यदि हम बात करें तो हम इसको दर्शाते हैं स्मॉल m से। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। ठीक, लंबाई तो सब लोग समझते हैं ना, जैसे अपन वायर को मापते हैं, कि टेबल कुर्सी को मापते हैं। ठीक, वही लंबाई है। इसको किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ठीक, हाँ। अब दूसरा क्या है, द्रव्यमान। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। किसमें मापा जाता है, किलोग्राम में, जिसको आप लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं। ठीक, इसको भी छोटे के और जी से दर्शाया जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है, समय। समय। समय को आप किसमें दर्शाते हैं, सेकंड आएगा। ध्यान रखना, आप कोई भी मिनट नहीं लगाना। समय की यदि हम SI यूनिट की बात करें, सभी जो है ये SI यूनिट है। क्या है, SI मात्रक या यूनिट, ये सभी क्या है, SI मात्रक। तो समय को किसमें मापा जाता है, सेकंड में। और किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल s से। ठीक, फोर्थ क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का हम आपको बता चुके हैं अभी। क्या बताया था, विद्युत धारा का क्या बताया था, एम्पियर। और किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल ए से। उसके बाद कौन सी है, तापमान। हाँ, उसके बाद है तापमान। ठीक, ध्यान रखना तापमान की SI इकाई आपको सेंटीग्रेड नहीं लगाना है। ठीक, इसकी जो SI इकाई होती है वह केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक, और जिसको किससे दर्शाया जाता है, बड़े के से दर्शाया जाता है, कैपिटल के से दर्शाया जाता है। ठीक, ध्यान, आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हमसे कोई भी पूछता है हम डायरेक्ट बोल देते हैं सेल्सियस या सेंटीग्रेड, लेकिन SI यदि यूनिट आपको तापमान की आती है तो ध्यान रखेंगे आप केल्विन लगाएंगे। इसके बाद छठवीं कौन सी है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला। कैंडेला होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। और इसको किससे दर्शाया जाता है, KD से दर्शाया जाता है, CD से।
सीडी से, हाँ इसको किससे दर्शाया जाता है, सीडी से दर्शाया जाता है, ठीक। और सातवीं, पदार्थ की मात्रा, सातवीं हो गई तुम्हारी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको किससे दर्शाया जाता है, मोल, मोल से, ठीक। और इसको इंग्लिश में MOL लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सभी जो हमने मुख्य यूनिट देखी, ठीक। हाँ, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यह आप प्रतीक है, ठीक, यह इसका मात्रक है, और इनको आप राशियां, ये क्या है, आपकी राशियां हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, SI यूनिट्स देख रहे हैं, आई बात समझ में, ठीक। तो ये आपका चैप्टर है मानक एवं मानकीकरण। हमने अभी आपको मात्र मुख्य यूनिट बताई है, इसके अलावा 2 आपकी संपूरक राशियां होती हैं और 15 आपकी उत्पन्न राशियां होती हैं, ठीक। इसके बाद जो आपके औजार हैं, हम उन सभी औजारों को एक एक करके ट्रेड में देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी और औजार को देखेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा। हम आपको बोर्ड पे बता भी देते हैं कि ये प्लायर होता है, लेकिन जब तक हम आपको प्लायर दिखाएंगे नहीं, उसके बारे में बताएंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसके बाद जो हम औजार हैं वो सभी हम अपनी जो लैब है उसमें जाके देखेंगे, एक एक वन बाय वन एक एक को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आपको इनका रिवीजन करना है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके बाद जो भी राशियां हैं उनको भी आपको देखना है, ठीक है। आज की क्लास में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड औजार हैं उनको हम देखने वाले हैं। जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें जो आपके मानक एवं ट्रेड औजार के बारे में जानकारी दी है, तो हम आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यूज़ होने वाले कुछ ज़रूरी टूल्स या औजार को देखने वाले हैं। यहाँ पर जो औजार सबसे पहले हम या टूल्स देखने वाले हैं वह है प्लायर। इलेक्ट्रीशियन का जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत प्रकार के प्लायर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? कि जिससे कि आप अपना जो कार्य है उसको सुगमता से कर सकें। तो जो हमारा पहला सबसे ज़रूरी प्लायर होता है वह है कॉम्बिनेशन प्लायर। यह आपको प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन के बैग में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस एक प्लायर में भी क्या है, हम बहुत कार्य कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके कटिंग एरिया है, इससे आप किसी भी वायर को छील सकते हैं या कट सकते हैं। वायर स्ट्राइपर का कार्य भी कर सकते हैं और एंड कटिंग प्लायर का कार्य भी कर सकते हैं। जो बीच वाला एरिया है यह छोटे आकार के रॉड या जो नट बोल्ट होते हैं उनको कसने एवं पकड़ने के कार्य आता है। जो आपका फ्रंट का एरिया है यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए या छोटे आकार के जो नट बोल्ट होते हैं उनको कसने के लिए। यह एक मल्टीपर्पस प्लायर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर। आया सभी को समझ में? ठीक। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्लायर है वह है साइड कटिंग प्लायर, और जिसको पार्श्व प्लायर के नाम से भी जाना जाता है और विकर्ण कटर प्लायर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लायर का यूज हम जनरली वायर को छीलने के लिए एवं वायर को काटने के लिए करते हैं। यह आपको बाजार में कुछ डिफरेंट आकृति में भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, इसमें एक विकर्ण के जैसी आकृति रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण कटर प्लायर। उसके बाद जो हमारा अगला प्लायर आता है वह है नोज प्लायर। ठीक, यह छोटे आकार में भी आता है, बड़े आकार में भी आता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें 2-3 प्रकार के नोज प्लायर होते हैं। अभी जो हमारे हाथ में है यह राउंड नोज प्लायर है। राउंड मतलब इसकी नोज क्या रहेगी, गोल रहेगी। यह राउंड नोज प्लायर है। ऐसे ही एक छोटा हमारे पास आप देख सकते हैं रेड कलर में, यह हमारे पास फ्लैट नोज प्लायर है। तो यह राउंड नोज, फ्लैट नोज, हाफ राउंड नोज
और फुल राउंड नोज। ये 2-3 प्रकार से मिलते हैं। आप अपनी आवश्यकता और साइज के हिसाब से इसको बाजार में क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्लायर है, यह है एंड कटिंग प्लायर। इसका यूज़ हम मुख्यतः से वायर को एंड से कट करने के लिए करते हैं। जब हमारा कोई भी काम हो गया है और हमको लगता है कि वायर को हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए, तो इससे एक ही बार में वायर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। इसलिए इसको एंड कटिंग प्लायर बोला जाता है। उसके बाद जो यह एक अतिरिक्त प्लायर है, यह भी एक विकर्ण कटर प्लायर का ही भाग है। इसका यूज़ हम जनरली जो गोल आकार की चादर वगैरह होती हैं उसके लिए करते हैं, और बहुत लोग इसको स्निप में भी जोड़ देते हैं, इसको स्निप के भी नाम से जानते हैं। और इसका यूज़ हम जो गोल आकार की चादरें हैं उनके लिए हम करते हैं। बहुत लोग इसको स्निप भी बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका यूज़ हम जो चादरें होती हैं, टीन की चादरें होती हैं, उनको क्या है, गोल आकार में काटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्लायर के बाद हम लोग जो मुख्य अंगला टूल्स है, हैमर, उसके बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ हमने हैमर रखे हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। यह बॉल पेन हैमर है, यह इसका हैंडल है, इसको फेस बोला जाता है, और इसमें यह बॉल की आकृति होती है, बॉल जैसी आकृति होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉल पेन हैमर बोलते हैं। कभी कभी इसके भाग पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये जो सामने का होल होता है इसको आई होल बोला जाता है। ये जो सामने लकड़ी का हिस्सा होता है इसको कभी कभी चीक बोला जाता है। ठीक इस प्रकार से इसके भाग आपको ध्यान रखना है। ये जो दूसरा, यह है आपका स्ट्रेट पेन हैमर है, यह भी एक हैमर का प्रकार है। इसका यूज़ भी हम वेल्डिंग वगैरह जब करते हैं तो जो वेल्डिंग लगी रह जाती है उसको निकालने के लिए हम स्ट्रेट पेन तथा क्रॉस पेन हैमर का यूज़ करते हैं। यह जो अगला हैमर है, यह किला हैमर है। इसका यूज़ हम कील को ठोकने और कील को निकालने के लिए, यहाँ एक आकृति बनी हुई है, इसके द्वारा हम कील को निकालने एवं कील को लकड़ी में ठोकने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लॉ हैमर। इसके बाद एक अन्य हैमर जिसको हम लोग मैलेट के नाम से जानते हैं, इसको लकड़ी का हथौड़ा भी बोला जाता है। इसका यूज़ हम जनरली जो स्टील की चादरें होती हैं या जो पतली चादरें होती हैं उनमें जो उन चादरों का लेवल सही करने के लिए, या उसमें डैमेज हो जाता है, उस डैमेज को सही करने के लिए हम मैलेट का यूज़ करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जो बर्तन वगैरह की दुकान होती हैं, जो जहाँ पर आपको पानी भरने के बर्तन यूज़ होते हैं, तो या ताम्रकार जो लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके यूज से बर्तन पर क्या है, निशान नहीं आते हैं किसी भी प्रकार के। तो समझ में आए हैमर। ठीक, हम अब अगला टूल्स देखते हैं। अब हम लोग चीजल के बारे में देखने वाले हैं। चीजल 2 प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड चीजल और दूसरी होती है फार्मर चीजल। कोल्ड चीजल का यूज़ हम लोहे वगैरह को काटने या सरिया गिट्टी का जो काम होता है, छपाई वाला काम, दीवार पे जो छपाई वगैरह निकालनी है, कहीं पर ग्रिप निकालनी है, उसके लिए हम कोल्ड चीजल का यूज करते हैं। यह हाई स्टील कार्बन से बनी होती है। और यह जो हमारी दूसरी चीजल है, यह फार्मर चीजल है। इसका यूज़ हम नहीं, जो लकड़ी का कार्य करने वाले मिस्त्री हैं वह इसका यूज अधिकता से करते हैं। इसके माध्यम से वह लकड़ी में खांचे काटने का कार्य करते हैं या खांचे बनाने का कार्य करते हैं। यह सभी चीज़ें विभिन्न आकार में आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगी। तो समझ में आया क्या होता है कोल्ड चीजल और फार्मर चीजल। ठीक, हम अगला टूल्स देखने वाले हैं जो कि है पोकर। पोकर का यूज़ हम जनरली जो बोर्ड वगैरह में जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं उनमें स्क्रू कसने से पहले होल करने के लिए हम पोकर का यूज़ करते हैं। अब तो इसका यूज़ बंद हो गया है क्योंकि अब प्लास्टिक के यूज़ आने लगे, प्लास्टिक के बोर्ड आने लगे हैं जिसमें हम डायरेक्ट स्विच को लाकर फिट कर देते हैं मॉड्यूलर टाइप के। लेकिन पहले पोकर का यूज़ हम जो लकड़ी के बोर्ड आते थे उसमें स्क्रू वगैरह कसने के लिए हम पोकर का यूज़ करते थे। इससे पहले
इसका यूज निशान लगाने के लिए एवं छोटे साइज का एक छोटा होल करने के लिए, जिससे कि हमारा स्क्रू वहाँ फंस जाए, उसके लिए हम पोकर का यूज करते थे। और जिमलेट से हम क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई लकड़ी का बोर्ड है, उस पर हमको स्क्रू कसना है, तो उस पर जो पिलाई रहती थी उसकी वजह से क्या है हम स्क्रू नहीं कस पाते थे। तो हम जिमलेट से क्या करते थे, पहले इस प्रकार से उसमें छोटा सा होल बना देते थे, जिससे कि आधा स्क्रू हमारा कस जाता था और उसके बाद हम पूरे स्क्रू को कस देते थे। तो जिमलेट भी इस प्रकार से यूज हम देख सकते हैं। सर जिमलेट का यूज सर वो लकड़ी में हो। यह जो आप टूल्स देख रहे हैं हमारे हाथ में, इसको रोल प्लग के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसको राउल प्लग भी बोल देते हैं। जब हमारे पास ड्रिल मशीन नहीं होती थी उस समय इसका यूज़ हम जो सीमेंट की दीवारें होती थी या नॉर्मल मिट्टी की दीवार है उसमें हम होल करने के लिए इसका यूज़ करते थे। यह इसमें देखिए आप एक बिट होती है, ठीक, और यह इसका हैंडल होता है। दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और इसमें हैमर की सहायता से दीवार पर होल किया जाता है। और कभी ये बिट वगैरह टूट जाती थी या ख़राब हो जाने पर हम इस बिट को अलग कर देते थे, लेकिन ये हैंडल हमारा हाई स्टील कार्बन से बना होता है और इसका यूज़ हम लंबे समय तक करते थे। लेकिन अब तो इसका यूज़ बंद हो गया है, क्योंकि अब ड्रिल मशीन आ गई है, उसमें जो बिट रहती है और जो मशीन रहती है उसकी सहायता से हम बहुत जल्दी होल कर लेते हैं। तो समझ में आया राउल प्लग। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है इसको बोलते हैं फेस टेस्टर या न्यून टेस्टर। न्यून टेस्टर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक बल्ब लगा होता है जो न्यून बल्ब होता है, और यह हम 500 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। यह इसकी बिट होती है, यह सेंक होता है, यह क्लिप होती है फंसाने के लिए। और आपको इसमें ध्यान रखना है जब भी आप इसका यूज करोगे यहाँ आपको पीछे स्पर्श देना है, बॉडी का हैंड टच देना है। क्योंकि यदि आप यहाँ इसको टच नहीं करोगे तो उसको अर्थ नहीं मिल पाएगा आपकी बॉडी से और यह फेस की उपस्थिति नहीं दर्शाएगा। इसमें जो बल्ब लगा रहता है, फेस आपको सामने से मिल जाएगा, बिट से मिल जाएगा या बोर्ड से मिल जाएगा, और जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो यहाँ एक बल्ब जल जाएगा जो आपको किसी भी परिपथ में फेस की उपस्थिति को दर्शाता है। आप लोग जो अगला टूल्स देख रहे हैं इसको इलेक्ट्रीशियन नाइफ के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ हम जो पतले इंसुलेशन होते हैं उनको निकालने के लिए करते हैं, या जो पतले वायर होते हैं उनका इंसुलेशन निकालने के लिए करते हैं। कभी कभी हम जब प्लायर से या वायर स्ट्राइपर से वायर को निकालते हैं तो इंसुलेशन को निकालते हैं तो क्या होता है कि वो वायर कट जाता है, और कभी कभी कुछ ऐसा इंसुलेशन होता है कि जो प्लायर स्ट्राइपर से नहीं निकल पाता है। जैसे कि जो हमारे घर में डिस्क वगैरह लगी होती हैं उनमें एक कॉपर वायर आता है, उसके ऊपर एक हार्ड लेमिनेशन चढ़ा रहता है। तो उस स्थिति में लेमिनेशन को निकालने के लिए हमें इस इलेक्ट्रीशियन नाइफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसका यूज़ हम इंसुलेशन निकालने के लिए करते हैं। अब जो हमारा अगला टूल्स है या औजार है वह है टेस्टिंग लैंप। टेस्टिंग लैंप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? यह काम तो हम कुछ लोग बोलते हैं कि टेस्टर से भी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। टेस्टर मात्र हमें फेस की उपस्थिति दर्शाता है, और जहाँ पर कम वोल्टेज होता है वहाँ पर कभी कभी टेस्टर काम भी नहीं करता है। इसलिए जब हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की उपस्थिति सही तरीके से चाहिए रहती है तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग लैंप का यूज करते हैं। यदि हमारा टेस्टिंग लैंप जल रहा है तो आप यह मान के चलिए कि वहाँ पर न्यूट्रल और फेस दोनों की उपस्थिति क्या है, विद्यमान है। इसका यूज़ हम 250 वोल्ट तक के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमको इसका यूज़ नहीं करना है। यह हमारा लैंप है, यह होल्डर है और यह वायर लीड है। तो समझ में आया टेस्टिंग लैंप। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है स्क्राइबर। यह आपको मार्केट में अनेक आकृति में मिल जाएंगे, जहाँ पीछे इसमें गोल हैंड भी लगा रहता है, किसी में एक ऐसा राउंड हाफ राउंड आकृति भी लगी रहती है।
इसका यूज़ हम जनरली जो लोहे की स्टील की चादरें होती हैं उस पर लाइन खींचने के लिए करते हैं। और उसके बाद जब हमें स्टील की चादर की कटिंग करनी रहती है तो पहले हम स्क्राइबर से उस पर लाइन खींचते हैं और उसके बाद हम स्निप वगैरह या कटर वगैरह से लोहे की चादरों को क्या करते हैं, काटते हैं। तो समझ में आया स्क्राइबर। उसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है सेंटर पंच। सेंटर पंच का यूज़ हम धातु की चीज़ों में निशान लगाने के लिए करते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा कि जो ड्रिल मशीन है, लोहे में जो छेद करने वाली ड्रिल मशीन होती है, जब हमें उसमें होल करने रहते हैं, मान के चलिए किसी प्लेट में हमको 5 होल करने रहते हैं, तो वहाँ या तो हम किसी चीज़ से निशान लगाएं। तो निशान लगाने में कई बार क्या हो जाता है कि वो जो बिट रहती है हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी सेंटर पंच होती है इसमें हैमर की सहायता से निशान लगा देते हैं और जो हमारी ड्रिल मशीन होती है उसकी जो बिट रहती है उसी निशान के बीचों बीच क्या कर देते हैं, रख के जो हमारी धातु की प्लेट या जो चादरें वगैरह होती हैं या जो एंगल वगैरह होते हैं उसमें हम होल करने का कार्य करते हैं और सेंटर पंच से उसमें हम भली भांति निशान लगाते हैं। हमारा जो अगला ट्रेड औजार है वह है स्क्रू ड्राइवर, जिसको आप लोग पेचकस के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ हम स्क्रू वगैरह को कसने एवं खोलने के लिए करते हैं। जो आपका वर्क रहता है उस हिसाब से आपको स्क्रू ड्राइवर का निर्धारण करना रहता है। यह आपको मार्केट में 2 आकृति में मिलते हैं। यह एक फ्लैट आकृति होती है और एक 4 हेड आकृति होती है, और अब तो कॉम्बिनेशन भी आने लगा है फ्लैट आकृति का और 4 हेड आकृति का। इसमें आपको ध्यान रखना है, यह इसका हैंडल होता है, यह बिट होती है, शैंक होती है। इसकी जो आकृति हम मेज़र करते हैं वह इतनी आकृति को मेज़र करते हैं जो शैंक की होती है, और इसको जनरली हम सेंटीमीटर में दर्शाते हैं कि 10 सेंटीमीटर वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए कि 15 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए। और वो जो शैंक की लंबाई होती है मात्र हम उसको लेते हैं ना, हैंडल को भी छोड़ देते हैं, बिट को भी छोड़ देते हैं। जो यह लंबाई होती है इसको मेज़र करके स्क्रू ड्राइवर की माप को क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो समझ में आया। यहाँ आपको कुछ टाइप के स्क्रू ड्राइवर दिखाए गए हैं, यह आप देख सकते हैं, और अलग अलग यूज के हिसाब से स्क्रू को कसने एवं खोलने के हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है डिवाइडर। डिवाइडर का यूज़ हम जनरली एक नाप को फिक्स करने के लिए और उसी नाप की अनेक चादर काटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या कोई जो रॉड है उसको काटने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, मान के चलिए यह एक रॉड है, पेंचकस को ही ले लेते हैं, और यह हमने एक माप सेट करके रखा है। हमको इसके बहुत सारे पीस काटना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नापेंगे एक बार और यहाँ से निशान लगाते हुए इसके क्या कर देंगे, बहुत सारे पीस कर देंगे। इसमें क्या है फ़ायदा, ये होता है कि हमको बार बार माप नहीं करना पड़ता है, बार बार माप सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, और जो हमारे पीस होते हैं वह बिल्कुल बराबर होते हैं, जिससे हमें कार्य करने में आसानी होती है। यह आप देख सकते हैं, इस स्क्रू के द्वारा आप इसके जो माप रहती है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह डिवाइडर है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स आता है इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। इसका यूज़ हम सामान्यतः समकोणता की जांच करने के लिए करते हैं कि 2 जो कॉर्नर होते हैं उनके बीच में समकोण एंगल बन रहा है कि नहीं, वह समकोण पर जुड़े हैं कि नहीं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यह ट्राई स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। यदि हमें अंदर वाले एंगल का समकोण पता करना है तो हम इसको बाहर से नापेंगे, मेज़र करेंगे, और बाहर वाले का करना है तो हमें इस प्रकार से इसको अंदर से मेज़र करके ट्राई स्क्वायर का हम यूज करते हैं। 2 भुजाओं के मध्य समकोण की जांच करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है स्टील रूल, जिसको आप लोग स्केल के नाम से जानते हैं। यह 1 फीट का है जिसमें 30 सेंटीमीटर होते हैं और 12 इंच होते हैं।
इसमें सेंटीमीटर, mm और इंच सभी में हम लंबाई को मापते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम हम इसमें कितने माप को माप सकते हैं, तो 0.5 mm सबसे जो कम माप होती है वह हम स्टील रूल के माध्यम से माप सकते हैं। अब हम लोग जो अगला टूल्स देखने वाले हैं, औजार देखने वाले हैं, वह है वायर गेज, जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज भी बोला जाता है। इसके द्वारा हम वायर के बाहरी व्यास को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसमें जो खांचे रहते हैं उनके माध्यम से हम किसी भी वायर को मापते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एक खांचे, बीच वाला खांचा है, इससे वायर को नहीं मापा जाता, बल्कि जो पतला खांचा बना हुआ है हम उसके माध्यम से वायर को मापते हैं। हम एक वायर के टुकड़े को हम इसमें आपको मेज़र करके दिखाते हैं किस प्रकार से आप माप सकते हैं। मान के चलिए ये वायर है, आपको ध्यान रखना है इंसुलेशन के ऊपर से इसमें वायर को मेज़र नहीं करना है, आपको इस प्रकार से खांचों में रख के देखना है। इसमें देखिए टाइट जा रहा है, इसमें ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। या तो ये 1.2 का वायर है। इस प्रकार से आप वायर गेज के द्वारा वायर को मेजर कर सकते हैं। इसमें जो माप रहती है वह 0 से 36 SWG तक रहती है, जिसमें जो सबसे बड़ा व्यास 0 SWG का होता है। यदि आपका वायर गेज का व्यास बढ़ेगा, इसमें जब हमारा वायर गेज का मान बढ़ता है तो जो हमारा वायर का व्यास है वह कम होता है, और जब वायर का व्यास बढ़ेगा तो SWG का मान कम होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है हमारा मेजरिंग टेप। यह तो आप सभी लोगों ने अपने घर में देखा होगा। इसका यूज़ हम लंबाई को मेज़र करने के लिए करते हैं, किसी भी दीवार या जब हम वायरिंग वगैरह करते हैं तो केसिंग केपिंग की लंबाई या बहुत सारी चीज़ों की लंबाई को मेज़र करने के लिए करते हैं। यह स्टील रूल का ही एक बड़ा रूप है, जिसमें कि एक लीड के माध्यम से, यह आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल टेप के माध्यम से इसको बनाया जाता है। इसमें भी वही लंबाई जो रहती है मीटर में, फिट में और सेंटीमीटर में आपको देखने को मिल जाएगी, इंच में भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है माइक्रोमीटर। यह एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसको देख लें। इसके कुछ भाग होते हैं, इसके जो भाग हैं वह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम आपको बताते हैं। यह वाला भाग फ्रेम कहलाता है। इस वाले भाग को एबनेल के नाम से जाना जाता है। यह भाग थिम्बल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंगूठे के द्वारा हम इसको घुमाते हैं। यह रैचेट स्टॉप होता है, और यह हमारा मुख्य पैमाना होता है। और इसके नीचे जो गोल आकृति है यह वाली, इसको हम बोलते हैं बैरल या स्लीप के नाम से जाना जाता है। इस वाले भाग को स्प्लेंडल बोला जाता है। इस प्रकार से यह इसके भाग होते हैं। यदि हम इसमें बात करें तो यह 0 से 25 mm तक के वायर के बाहरी व्यास को माप सकता है। और इसमें यदि हम बात करें तो हम कम से कम 0.01 कम से कम बाहरी व्यास को इसमें माप सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें तो 1 mm के 100वें हिस्से को हम इसमें क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। आप देखेंगे इसमें हम आपको एक वायर को इस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें वायर को मेजर किया जाता है। इस प्रकार से आप इसमें वायर को लगाएंगे, और जब वायर को टाइट करना रहेगा तो उस समय आप रैचेट ब्रेस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे रैचेट स्टॉप का यूज़ करेंगे। जैसे ही ये टाइट हो जाता है, आवाज़ करने लगता है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको माप देख लेनी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 mm और साथ में हम इस लाइन पे जो नंबर लिखे रहते हैं उनको काउंट करते हैं तो करीब करीब 10 पे आ रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि यह 1.2 mm का वायर है। इस प्रकार से आप इसमें वायर को मेजर कर सकते हैं।
जो हमारा अगला टूल्स है यह आप देख सकते हैं, यह बेरिंग पुल्लर होता है। इसका यूज़ हम शाफ्ट से बेरिंग को निकालने के लिए करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बेरिंग होता है, मान के चलिए यह बेरिंग है, उसको इस प्रकार से फंसा देते हैं और इसमें जो यह स्प्लिंडर लगा है इसको शाफ्ट पे लगाने के बाद एक स्पिनर से जब इसको कसा जाता है तो वह बेरिंग बाहर निकल आता है। तो यह आप देख सकते हैं, यह हमारा बेरिंग पुल्लर है। यदि मान के चलिए हमको बाहर ना लगा के बेरिंग में अंदर से लगाना है तो जो इसके लेग्स होते हैं उसको हम यहाँ से खोल के अंदर से इस प्रकार से लगा देते हैं और शाफ्ट पर कसने पर यह बेरिंग बाहर आ जाता है। जो हमारा अगला टूल्स है वह है पुल्ली पुल्लर। हम इसके द्वारा शाफ्ट पर लगी हुई पुल्ली को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यह भी बेरिंग पुल्लर के जैसे ही उपयोग किया जाता है। हम पुल्ली को, जो पुल्ली रहती है, उसको हम लेग्स में फंसाते हैं और जब स्पिनर की सहायता से इसको कसते हैं तो वह पुल्ली बाहर निकल जाती है। हम आवश्यकता अनुसार इसके लेग की स्थिति को बाहर एवं अंदर की ओर अपनी आवश्यकता के अनुसार अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग फाइल्स, रेतियों को देखने वाले हैं। कुछ हमने डिफरेंट प्रकार की रेतियाँ टेबल पर रखी हुई हैं। इनके उपयोग के हिसाब से हमने इनको वर्गीकृत किया गया है। आप पहले देख सकते हैं, यह जो पहली रेती है यह फ्लैट रेती है और इसमें कट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। यदि सिंगल कट होगा तो सिंगल कट रेती होगी और डबल कट होगा तो डबल कट। आप देख सकते हैं यह जो हाथ में है यह सिंगल कट है और यह डबल कट है। इसमें डबल कट है और इसमें सिंगल कट है। उसके अलावा भी हम उपयोगिता के हिसाब से रेतियों का यूज़ करते हैं। यह राउंड रेती है, जहां हमको एक गोलाकार या अर्धगोलाकार खांचा काटना रहता है, वहां हम राउंड का यूज करते हैं। यह हाफ राउंड है, आप देख सकते हैं इसकी आकृति फाइल्स की। और यह रास्प कट है। इसमें जब हमें अधिक मात्रा में कहीं जगह सरफेस को साफ करना रहता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह की चूड़ी को, तो वहाँ पर हम रास्प कट रेती का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है वायर स्ट्राइपर। इसका यूज़ हम वायर को छीलने के लिए करते हैं और वायर को कभी कभी काटने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम लोग सोल्डरिंग आयरन के बारे में देखने वाले हैं। यह इलेक्ट्रीशियन का एक मुख्य टूल होता है। इसका यूज़ हम दो वायर को या दो विपरीत प्रकार के वायर को या समान प्रकार के वायर को जोड़ने के लिए करते हैं। यह सोल्डरिंग आयरन होती है। इसकी बिट आपको ध्यान रखना है, कॉपर की बनी हुई होती है और इसमें एक बल्ब भी लगा रहता है जो इसको चालू करने पर जलता है। यह फ्लक्स होता है जो जॉइंट को साफ करने के लिए एवं सोल्डर के बहाव के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और यह हमारा सोल्डर वायर है जिसका यूज़ हम सोल्डरिंग के दौरान जॉइंट करने के लिए करते हैं। तो यह आपका सोल्डरिंग आयरन के बारे में जानकारी हो गई। जो पुराने समय में हम लोग सोल्डरिंग के लिए यूज करते थे वह यह बिलो लैंप है। इसका यूज़ हम लोग सोल्डरिंग के लिए पहले करते थे, तो अब तो इसका यूज़ बंद हो गया है। तो इसमें क्या होता था कि हम मिट्टी का तेल इसमें भरते थे और जैसे स्टोव का हम यूज़ करते हैं वैसे ही इसका यूज़ करते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से इसमें हवा भरने या प्रेशर बनाने के लिए रहता है और इस तरफ से इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और कभी जैसे एयर वगैरह या गैस वगैरह इससे निकालनी रहती है। और उसके बाद यहाँ पर हम छोटा सा इसको चालू करने के बाद आग लगाते हैं तो ये यहाँ पे जल जाता है। और यह इसकी बिट कहलाती है जो कि कॉपर की बनी होती है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है पीछे और जैसे ही यह बिट गर्म हो जाती है तो इसी के माध्यम से हम सोल्डरिंग करने का कार्य करते हैं। तो आप लोगों ने यह बिलो लैंप देखी, आप लोग देख सकते हैं यह इस प्रकार से होती है। यह भी एक इलेक्ट्रिकल के टूल था पहले के समय में। अब तो इसकी जगह पे हम लोग सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग गन आने लगी हैं, उनका उपयोग करते हैं। जो हमारा अगला टूल है वह है क्रिम्पिंग टूल। इसका यूज़ हम लोग जो केबल होती है या वायर होता है उसके लास्ट सिरे पर लग को लगाने के लिए करते हैं। लग यू आकार की भी हो सकती हैं, ओ आकार की भी हो सकती हैं
और अनेक प्रकार की हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, वायर को छीलते हैं और लास्ट में उसका टर्मिनल पर एक लग इसके द्वारा इसके द्वारा क्रिम्प करके क्या कर देते हैं, लग को लगा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यह क्रिम्पिंग टूल है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है सीजर, जिसको आप लोग कैंची के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ जो हमारे इंसुलेशन पेपर होते हैं या जो इंसुलेशन बाइंडिंग करते समय जो धागा वगैरह होता है या पेपर सीट वगैरह होती हैं कागज़ वाली, उनको काटने के लिए हम सीजर का यूज करते हैं। अगला टूल्स है हमारा हैंड ड्रिल मशीन। यह भी एक इलेक्ट्रिकल टूल है। इस प्रकार से कुछ इसका यूज किया जाता है। और अब इसकी जगह पे आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आ गई है, वो भी बिजली से चलती है और इसकी अपेक्षा बहुत जल्दी ही वह कार्य करती है। अब इसके बाद जो अगला टूल्स है हमारा वह है वॉइस। आपने विभिन्न प्रकार की वॉइस देखी होंगी। आप लोग ने हैंड वॉइस देखी होगी, बेंच वॉइस देखी होगी, पाइप वॉइस देखी होगी। तो अभी हमारे हाथ में ये हैंड वॉइस है। इसका यूज़ हम जो छोटे नट बोल्ट होते हैं, यदि वो कसने या खुलने में प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई नट है वो दोनों तरफ से प्रॉब्लम कर रहा है कसने और खुलने में, तो उसके लिए हम उस चीज़ को हैंड वॉइस से लॉक करके जो भी नट या बोल्ट है उसको हम खोल सकते हैं। जो हमारा अगला टूल्स है वह है हमारा हेक्सा ब्लेड या हेक्सा बोलते हैं जिसको। यह इसका फ्रेम होता है और इसमें एक ब्लेड लगी होती है। अभी इसमें डमी ब्लेड लगी हुई है और यह लोहे की चीज़ों को काटने के लिए, जो लोहे की पतली नट बोल्ट होते हैं या चादरें होती हैं उनको काटने के लिए, या पाइप वगैरह होते हैं, या जो प्लास्टिक पीवीसी के पाइप वगैरह होते हैं उसको काटने के लिए हम हेक्सा का यूज करते हैं। यह इसका फ्रेम होता है और यह इसकी ब्लेड होती है। हेक्सा ब्लेड में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हेक्सा ब्लेड में इसके जो दांते या खांचे हैं वह हमेशा आगे की ओर होना चाहिए। अब इसके बाद हम कुछ और टूल्स देखते हैं। अब हम लोग सी क्लैंप वॉइस को देखने वाले हैं। इसका यूज़ भी एक विशेष प्रकार के पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि जो ट्रक वगैरह के ट्यूब पंचर होते हैं तो उनको जोड़ने के बाद इसमें दबा दिया जाता है कुछ समय के लिए, जिससे कि क्या हो जाए, वो फिक्स हो जाए। या कोई दूसरा यूज़ भी आप इसमें सी टाइप क्लैंप वॉइस का देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वह है यह बेंच वॉइस है। इसका यूज़ हम कार्य के समय किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, या जैसे कोई नट बोल्ट यदि नहीं खुल रहा है तो उसको पकड़ने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्लायर को यदि हमको पकड़ना है या इस पर कुछ वर्क करना है तो इस प्रकार से इसमें पकड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यह बेंच वॉइस है। यह टेबल वगैरह या किसी भी पिलर वगैरह में कसी जाती है, इसलिए इसको बेंच वॉइस बोला जाता है। जो हमारा अगला टूल्स है वह है पाइप वॉइस। इसका यूज़ हम पाइप आकार की चीज़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने इसमें एक पाइप का टुकड़ा आपको पकड़ के बताया है। जैसे इस पाइप को काटना है या इसमें चूड़ी वगैरह निकालना है, उसके लिए हम पाइप वॉइस का यूज़ करते हैं। जो हमारा अगला टूल्स है वह पाइप कटर है। पाइप कटर का यूज़ हम लोहे या प्लास्टिक के जो पाइप रहते हैं उनको काटने के लिए करते हैं। इसमें पाइप को आप इस प्रकार लगा सकते हैं और यहाँ पर पाइप लगाने के बाद आप उसको बेंच वॉइस में पाइप को फंसाएंगे और जैसे ही आप इस कटर को राउंड घुमाते हैं तो जो इसमें जो घूमने वाले बुश लगे हैं और एक कटिंग एरिया है, इसके द्वारा हमारा पाइप कट जाता है। और इसी प्रकार जो प्लास्टिक वगैरह के छोटे आकार के, पतले आकार के पाइप होते हैं उनको हम हैंड कटर के द्वारा भी काट सकते हैं। यह भी एक प्रकार का कटर है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स आता है वह होता है डिसोल्डर पंप। इसको हम सोल्डरिंग निकालने के समय यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से इसका स्प्रिंग नीचे करते हैं और जब सोल्डरिंग को गर्म करने के बाद हम इसको ऐसे पुश कर देते हैं तो जो लिक्विड फॉर्म में जो सोल्डर होता है वह पंप के अंदर चला जाता है और वह वहाँ से सोल्डरिंग क्या होती है, निकल जाती है। उसके बाद हमारा अगला टूल्स है ट्विज़र।
इसका यूज़ हम छोटे आकार के जो नट बोल्ट रहते हैं उनको पकड़ने के लिए करते हैं, जो बहुत छोटे आकार के रहते हैं, इस प्रकार से जो हमें आसानी से हम जिनको नहीं पकड़ सकते तो उनके लिए हम ट्विज़र का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगले जो हमारे टूल्स हैं वह हैं स्पिनर सेट। स्पिनर सेट यह दो प्रकार के होते हैं, रिंग वाले भी होते हैं और इस प्रकार से जो ये आपको यू आकार के हैं यह भी होते हैं। इनका यूज़ हम नट और बोल्ट को कसने एवं खोलने के लिए करते हैं। जो हमारे अगले टूल्स हैं वह हैं एलेंकी। यह एल के आकार की होती हैं इसलिए इनको एलेंकी बोला जाता है और इनका यूज़ एक विशेष प्रकार की जो चाबी या चाबी भी बोलते हैं कई लोग इसको, इनका यूज़ एक विशेष प्रकार का जो नट रहता है उसको खोलने के लिए करते हैं, जिसमें उसके हेड पर एक इस प्रकार की आकृति बनी रहती है और इसको ऐसे फिक्स करके इस प्रकार से हम उसको इसमें